फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक आप सामान्य अणु संख्या गुणधर्म। आज का टॉपिक है आप सामान्य अणु संख्या गुणधर्म। अब इनको हम समझेंगे कि असामान्य अणुभार क्या है। जब हम विलयन बनाते हैं तो तीन तरह की घटना हो सकती है। जब हम विलयन बनाते हैं तो तीन प्रकार से घटना हो सकती है। हम समझेंगे इसको। जैसे एक कंटेनर ले लिए, ठीक है। इसमें ये कितने अणु है? 4 अणु है। जब हम इस विलय के जो अणु है इसको जब विलायक में विलय करेंगे, मिलाएंगे, तो इसमें नॉर्मल घटना होता है कि 4 का 4 ही रहता है। कितना रहता है? नॉर्मल घटना है ये 4 का 4। ये 4 अणु विलय किए विलायक में, 4 का 4 ही है, ठीक है। दूसरा कंटेनर लेते हैं। इसमें 4 और विलय करेंगे तो ये 8 अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। यानी ये क्या हुआ? 8 अणुओं में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक है। 4 का 8, 8 का 16, ऐसे अणुओं की संख्या में वृद्धि होते जाता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये सोडियम प्लस इसमें हो जाएगा Cl, ठीक है। सोडियम प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक अणु था, यानी Cl का एक अणु था, ठीक है, एक बड़ा अणु था, ये 2 छोटे अणुओं में वियोजित हो गया, टूट गया, ठीक है। क्या हो गया? ये वियोजित हो गया। उसी प्रकार से अगर हम जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, इसको अगर Ca क्या हो जाएगा? यहाँ 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2Cl, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2Cl। यानी ये जो है 2 और 1 कितना हो गया? 3 अणु, ठीक है। 3 अणुओं में डिवाइड करेगा। यहाँ पर 2 हो गया, 1 2, यहाँ पर 3 अणु, 2 और 1 3, ठीक है। तो जो अगला घटना जो है, जैसे ही हम कंटेनर लेते हैं उसमें विलायक में अगर हम विलय मिलाते हैं तो ये क्या हो गया? ये संयोजित हो गया, संगुणन हो गया। यहाँ अणुओं का क्या हुआ? संगुणन हुआ। तो 3 तरह का घटना होता है। ये पहला नंबर, इसमें नॉर्मल घटना है, जैसे विलायक में मिलाए वैसे क्या वैसे अणु रह गया, 4 था, 4 ही है। यहाँ पर 4 अणु का जब हम विलायक में विलय करेंगे, मिलाएंगे तो कितना हो गया? 4 का 8 हो गया, ठीक है। इसमें वियोजित हो गया, अणु टूट गया इसमें, और इसमें क्या हो गया? संगुणन हुआ। अणुओं का क्या हुआ? संगुणन हुआ। तो अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर बात करें तो अणु संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर हम बात करेंगे तो अणु संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे अणु संख्या गुणधर्म जो पढ़े हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक आनमन, ठीक है। फिर वाष्प दाब में उन्नयन, हिमांक में आनमन, और चौथा नंबर क्या है? प्रसरण दाब। चौथा नंबर प्रसरण दाब है। तो जब हम विलय को विलायक में अगर घोलते हैं, या फिर हम जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय के अणुओं की संख्या या अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है। जब भी हम विलय को
विलायक में घोला जाता है तो विलेय की अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है, जिसके कारण अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अणुभार का मान उसके सही अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको असामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है। ये जो अणु संख्या गुणधर्म है, ये अणु संख्या इसमें बढ़ जाता है। जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अनमन है, वाष्प दाब में उन्नयन है, हिमांक में अनमन है, प्रसरण दाब है। ठीक है। अब ये तो आपका सामान्य अणुभार हो गया। अब आप देखते हैं वांट हाफ फैक्टर, यानी वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। अब वांट हाफ गुणांक क्या है? संयोजन या वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए वांट हाफ ने सन 1886 में एक कारक दिया, एक फैक्टर दिया, एक गुणांक दिया, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं, या फिर वांट हाफ कारक भी कहते हैं इसको, या फिर वांट हाफ घटक भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको हम आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी संयोजन या वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए वांट हाफ ने सन 1886 में एक कारक दिया, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं, और यह सामान्य प्रेक्षित द्रव्यमानों का अनुपात होता है। इसको हम आई से दर्शाएंगे। वांट हाफ कारक या वांट हाफ घटक या वांट हाफ गुणांक को किससे दर्शाएंगे? आई से दर्शाएंगे। ये सामान्य प्रेक्षित द्रव्यमानों का अनुपात होता है। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे हो जाएगा सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या हो जाएगा? सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है। इस दोनों का अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? वांट हाफ गुणांक। ठीक है। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहेंगे। दूसरा देखते हैं, आई बराबर, ये पहला, ये हो गया दूसरा। आई बराबर सामान्य अणुभार, सामान्य सैद्धांतिक, यहाँ पर लिखेंगे सामान्य अणुभार बटे क्या लिखेंगे? प्रेक्षित अणुभार। क्या लिखेंगे? प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। ठीक है। सामान्य अणुभार यानी सैद्धांतिक, जो कैलकुलेट हो। ठीक है। इसको mt बटे mo भी लिख सकते हैं, बराबर mt बटे mo, यानी क्या होगा? mt यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब इस दोनों का अनुपात को हम क्या कहेंगे? आई, आई यानी वांट हाफ गुणांक। तीसरा नंबर है, ये होगा आपका दूसरा नंबर। ये तीसरा नंबर, आई बराबर क्या होता है? संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। आई बराबर
संगुणन या वियोजन की पश्चात कुल कणों की संख्या बटे हो जाएगा सामान्य कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या, सामान्य कणों की संख्या। ठीक है, तो ये 3 I बराबर होता है, 3 प्रकार से ये I बराबर अपेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म के सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, इस दोनों का अनुपात को हम वन टर्म गुणांक कहेंगे। दूसरा नंबर I बराबर सामान्य अनुभार बटे अपेक्षित अनुभार यानी MT बटे MO यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सैद्धांतिक अनुभार, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं इसको, यानी और ये प्रेक्षित अनुभार यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। इस दोनों का अनुपात को हम क्या कहेंगे? क्वांटम ऑफ गुणांक। तीसरा नंबर I बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या। इस दोनों का अनुपात को क्या कहेंगे? I कहेंगे, I कारक कहेंगे। ठीक है, यानी वन टॉप गुणांक, वन टॉप कारक या वन टॉप घटक। ठीक है, तो विलयन में विलेय के कणों की विलयन में विलेय के कणों का संगुणन या वियोजन होने पर उनके अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, उनके अणुसंख्यक गुणधर्म तथा अणुभार समान से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस I फैक्टर का प्रयोग करते हैं। और एक बार, विलयन में विलेय कणों का संगुणन या वियोजन होने पर उनके अणुसंख्यक गुणधर्म तथा अणुभार सामान्य से भिन्न प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे सुधारने के लिए इस I फैक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस I फैक्टर का उपयोग किया जाता है इसको सुधारने के लिए। ठीक है, यदि विलेय का वियोजन हो, लिख सकते हैं पहला नंबर, इसलिए यदि विलेय का वियोजन हो तो, यदि विलेय का वियोजन हो तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। किससे कम होगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी सामान्य अणुभार, प्रेक्षित अणुभार कम होगा सामान्य अणुभार से, तथा क्या हो जाएगा? वन टॉप गुणांक अधिक होगा इससे। ठीक है, उसी प्रकार से यदि विलेय का संगुणन होता है, ये तो हो गया आपका विलेय का वियोजन होता है। दूसरा नंबर, यदि विलेय का संगुणन हो तो, विलेय का संगुणन हो तो क्या होगा? जस्ट ही उल्टा हो जाएगा। विलेय का क्या होगा? संगुणन होगा तो ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। किससे? MO अधिक होगा MT से। ठीक है, MO अधिक होगा MT से, तथा I यहाँ पर I जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि दोनों नहीं हो, विलेय का वियोजन भी नहीं होता है, अगर विलेय का संगुणन भी नहीं होता है, ठीक है, यदि विलेय का वियोजन भी नहीं होता है, संगुणन भी नहीं होता है, उसमें विद्युत अनअपघट्य हो तो क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये MO बराबर MT।
तथा ये क्या हो जाएगा, I बराबर 1 है। ठीक है, यदि इसमें विलेय विद्युत अपघट्य यानी विलेय विद्युत अनअपघट्य हो इसका मान यानी दोनों नहीं हो, वियोजन और संगुणन यानी संयोजन। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये I बराबर 1। टॉपिक जो है वाट हाफ गुणांक तथा अणु संख्या गुणों में संबंध। ठीक है, 1 हाफ गुणांक तथा अणु संख्या गुणों में संबंध, अणु संख्यक गुणों में संबंध। ठीक है, तो हम लोग अणु संख्या गुण धर्म जो पढ़े थे, पहला नंबर क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान यानी पहला नंबर P नॉट आपेक्षिक अनुमान किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभार गुणी वाट ऑफ गुणांक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा IXB। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान, डेल टीवी बराबर KVL। दूसरा नंबर जो था डेल टीवी बराबर KVL, यहाँ पर आई आता है। तीसरा नंबर हिमांक में अनुमान, डेल TF बराबर KFM, डेल TF बराबर KFM और इंटू I इधर आ गया। और चौथा नंबर क्या था, प्रसारण दाब। प्रसारण दाब किसके बराबर, इन्हें पाई बराबर क्या था, CRT, पाई बराबर CRT इसके सामने में ये गुणा में हो जाएगा, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर IN/VRT, पाई IN/VRT। ठीक है, तो ये वाट ऑफ गुणांक तथा अणु संख्या गुणों में संबंध जो हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान, दूसरा नंबर था वाष्प दाब में उन्नयन, तीसरा नंबर था हिमांक का अनुमान और चौथा नंबर क्या था, प्रसारण दाब। क्या था, प्रसारण दाब। ठीक है, अब वियोजन की कोटि। ठीक है, वियोजन यानी टूटना, अणुओं का टूटना। ठीक है, वियोजन यानी अणुओं का टूटना। इसे अल्फा से यानी वियोजन की कोटि को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे व्यक्त करेंगे अल्फा से। यह वियोजित होने वाली अणुओं की संख्या एवं विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि इसको अल्फा से दर्शाएंगे और वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या तथा विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या का अनुपात होता है। मान के चलो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं 80% क्या बोलते हैं 80% वियोजन का अर्थ क्या होगा कि 100 अणुओं में से 80 अणु वियोजित हो गए। 100 अणुओं में से 80 अणु वियोजित हो जाते हैं। अर्थात इसको क्या करेंगे 80 बटे क्या करेंगे, अल्फा बराबर 80/100।
जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, उदाहरण के रूप में 80% वियोजन का अर्थ, 80% वियोजन का अर्थ 100 अणुओं में से 80 अणु वियोजित होते हैं। 80% वियोजन का अर्थ क्या होता है? 100 अणुओं में से 80 अणु वियोजित होते हैं। अतः ये जो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 80/100, 80/100 यानी 0.8। कितना हो जाएगा? 0.8। ठीक है। मान लीजिए आपको 70% वियोजन का अर्थ क्या होगा? 100 अणुओं में से 70 अणु वियोजित हो गया, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 70/100 यानी 0.7 हो जाएगा। अगर 100 अणुओं में से 50 अणु वियोजित हो गया बोलने से अल्फा बराबर 50/100 बराबर 0.5 आएगा। मान लो एक विद्युत अपघट्य देखते हैं। मान लो एक विद्युत अपघट्य, मान लो एक विद्युत अपघट्य ए, ठीक है, विद्युत अपघट्य ए है जो निम्न अनुसार n अणुओं या आयनों में विभाजित होते हैं। निम्न अनुसार n अणुओं या आयनों में विभाजित होते हैं। ठीक है। इसको हम आप कैसे लिखेंगे देखेंगे। वियोजन देख रहे हैं ANB, ठीक है, ये NB। मान चलो प्रारंभिक अवस्था में इसका सांद्रण, यानी प्रारंभिक सांद्रण इधर लिख देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसका सांद्रण 1 है यहाँ। ठीक है। अभी विलायक में घोले नहीं है, अभी 1 अणु है यहाँ। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब साम्य अवस्था पर यानी वियोजन के पश्चात, ठीक है, वियोजन के पश्चात सांद्रण यानी साम्य अवस्था पर सांद्रण, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। वियोजन के पश्चात, वियोजन की पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण, साम्य अवस्था पर सांद्रण, वियोजन के पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस कितना हो जाएगा? अल्फा। और इधर क्या हो जाएगा? n अल्फा, 1 माइनस अल्फा, इधर n अल्फा। ठीक है। अब इसको आगे कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या 1 माइनस क्या करेंगे? अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है। क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस n
अल्फा, ठीक, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस एन माइनस 1, 1 प्लस एन माइनस 1, यहाँ बाहर में क्या हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे अल्फा, ठीक है। 1 प्लस कोष्टक में एन माइनस 1, यहाँ पर कॉमन अल्फा निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब वर्ड का गुणांक आई बराबर वर्ड का कारक, ठीक, वर्ड का कारक आई बराबर कौन सा लगाएंगे, तीसरा नंबर का जो संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर आई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 1 प्लस एन माइनस 1 कोष्टक पर अल्फा, 1 प्लस यानी संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा बटे कुल कणों की संख्या, यहाँ पर कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अल्फा बराबर क्या करेंगे, ये जो आई इसको इसके साथ, ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा एन आई माइनस 1 बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा एन, 1 माइनस, ठीक है। ये जो अल्फा क्या है, वियोजन की क्या है, मात्रा, ठीक है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, ठीक। तो अल्फा बराबर एन कोष्टक में आई माइनस 1 बटे 1 माइनस 9 हो जाए, एन हो जाए, ठीक है। अब इसी के आधार पर हमको वाट ऑफ गुणांक की गणना करना है, किसकी गणना करना है, 1 ऑफ गुणांक की गणना, 1 ऑफ गुणांक की गणना, इसे दिया है सोडियम क्लोराइड, क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड। जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन हो जाएगा, NaCl, ठीक। इसको जब पानी में घोलेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि ये 100% हो जाने से कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसको हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक समय में सांद्रण, यानी प्रारंभिक सांद्रण यहाँ पर लिखेंगे, प्रारंभिक समय में सांद्रण, प्रारंभिक समय में सांद्रण, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कितना है, यहाँ कितना अणु है, इसका 1 अणु है। जब ये वियोजित होता है, ठीक है, अभी घोले नहीं है तो यहाँ पर कितना रहेगा, 0 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो इधर कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब वियोजन के पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण, वियोजन की पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण, साम्य अवस्था पर सांद्रण क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा, अगर सोडियम प्लस ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, और वियोजन के पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब वाट ऑफ गुणांक की गणना करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
आई बराबर संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या। तो कुल कणों की संख्या इसी को 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे कुल कणों की संख्या। शुरुआत में हम कितना लिए थे 1, तो ये 1 हो गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ऐसे गणना करना है। मान के चलो हमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वांट ऑफ गुणांक की गणना करना है। यहां KCL इसमें 80% वियोजित। ठीक है, कितना 80% वियोजित, 80% वियोजित। KCL 80% वियोजित है। ठीक है, KCL ये टूटेगा तो K प्लस Cl माइनस, जब ये टूटेगा तो K प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक समय में सान्द्रण इधर लिख सकते हैं। प्रारंभिक समय में सान्द्रण कितना अणु लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, तो कितना रहेगा 0 0 रहेगा। ठीक है, अब वियोजन के पश्चात साम्य अवस्था पर सान्द्रण, वियोजन की पश्चात साम्य अवस्था पर सान्द्रण, साम्य अवस्था पर क्या होगा, सान्द्रण होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पर 1 लिए थे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। अब हमको आई निकालना है। वाट का पूरा संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। ठीक है, संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या, यानी अतः आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे सामान्य कणों की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पर हमको कितना दिया है, 80% वियोजित दिया है। कितना दिया है, 80% वियोजित दिया है। तो यहाँ पर हम चूंकि क्या निकालना है, अल्फा का बटे कितना हो जाएगा 100, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान बराबर 0.8 हो जाएगा। 80 को 100 से भाग देंगे तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आई बराबर 1 प्लस 0.8 करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8, 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरा कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे K4FeCN6, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर K4FeCN6। ठीक है, इसमें 50% वियोजित, कितना रहेगा 50% वियोजित, 50% वियोजित। ठीक है, अब इसको हमको तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो K4Fe कोष्टक में CN कोष्टक 6
ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 4k, K4 है, क्या हो जाएगा 4k प्लस 4k प्लस, अब इधर का को तोड़ना है, जब इधर का को तोड़ेंगे तो FeCN6 और ऊपर में क्या हो जाएगा 4 माइनस FeCN6 4 माइनस। ठीक है। अब प्रारंभिक समय में सांद्रण, प्रारंभिक समय में सांद्रण, प्रारंभिक समय में सांद्रण कितना रहेगा 1, ठीक है 1 अणु, और इधर कितना कितना रहेगा 0 0, कितना रहेगा 0 0 रहेगा। उसके बाद में जब हम साम्य अवस्था पर यानी वियोजन के पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 4 अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा हम लिख देते हैं, वियोजन के पश्चात, वियोजन की पश्चात साम्य अवस्था पर सांद्रण, ये हो जाएगा 4 अल्फा, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा, 4 अल्फा, और यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो ये जो वियोजन के पश्चात यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब आई निकालेंगे तो आई क्या होता है, आई बराबर वाट ऑफ गुणांक बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या, ठीक है, कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या होता है। तो यहाँ पर हम जब 1 प्लस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा बटे सामान्य कणों की संख्या 1 है, तो आई बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा, यहाँ पर चूंकि अल्फा बराबर कितना परसेंट दिया है 50% वियोजी, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 0.5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मान रखना है 1 प्लस 4 अल्फा, तो आई बराबर 1 प्लस 4 गुणे 0.5, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, आई बराबर 3, ये हो जाएगा इसका 3 गुना बढ़ गया है। कितना गुना बढ़ गया है यहाँ 3 गुना, कितना गुना बढ़ गया 3 गुना। तो ऐसे हमको वाट ऑफ गुणांक की गणना करना है, ठीक है। तो आज का जो आप सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म में आप सामान्य अणुभार देखिए, उसके बाद वाट ऑफ गुणांक को हम 3 प्रकार से लिखे, आई बराबर अपेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, फिर आई बराबर दूसरा नंबर सामान्य अणु द्रव्यमान अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, तीसरा नंबर जो था आई बराबर संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या, ठीक है। उसके बाद वाट ऑफ गुणांक और अणु संख्या के गुणों में संबंध, ठीक है। उसमें वाष्प दाब में अपेक्षित का अनुमान, वाष्प दाब में उन्नयन, हिमांक का अनुमान, प्रसरण दाब। उसके बाद में वियोजन की कोटि, इसमें वाट ऑफ गुणांक की गणना कैसे करना है,
दो उदाहरण के द्वारा आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।